हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स वाटिका। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। इस सीरीज के पीछे जो भी क्लासेज हुई है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग मैथ के साथ साथ 3250 प्लस वाली बुक से रीजनिंग भी देख रहे हैं, तो रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप पीछे के क्लासेज को देख सकते हैं। यह बैच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो लगातार बने रहिएगा। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है द्विघात समीकरण 4x² + 7x - 21 = 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। पीछे जो भी दो सेट हम लोग देखे हैं उन सभी जगहों पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अलग अलग क्वेश्चन आपका आया है। यहाँ मूलों का योगफल निकालना है। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को हम लोग अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं, तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा का मान, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान। और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है। अब b और a क्या होता है, तो किसी भी द्विघात समीकरण में जो x² का कोफिशिएंट होगा वह a का मान होता है। तो a का मान यहाँ पे क्या है, 4 है। जो x का कोफिशिएंट होगा, जो x के गुना में होगा, वह b का मान, और जो कांस्टेंट होगा यानी जिसके साथ xy लगा हुआ नहीं रहता है, वो आपका किसका मान हो जाता है, c का मान हो जाता है। तो -b/a करिए। सबसे पहले माइनस b के जगह कितना है, 7, तो -7 और बट्टा a के जगह 4 है, -7/4 यही हो जाएगा मूलों का योगफल, यानी विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर मूलों का गुणनफल पूछ लिया होता तो हम करते मूलों का गुणनफल पूछता तो c/a, और c का मान कितना है, -21, तो -21/4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल हो जाएगा। योगफल पूछा है तो -7/4 आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका रेकरिंग से है। रेकरिंग के सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं समझिएगा। 0.116 है और इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से समझिएगा। इस सिंबल का मतलब यह होता है कि यह जो नंबर है वह बार बार लगातार आया होगा। जैसे 0.16 कितना बार आया होगा, 6 अनंत बार आया होगा, इसी वजह से 6 के ऊपर क्या लगाया हुआ है, रेकरिंग। तो जिस किसी नंबर के ऊपर ऐसा चिन्ह लगा रहे तो समझ जाइए कि वह नंबर जो है वह बार बार लगातार आया होगा। अब रेकरिंग के सवाल में कुछ नंबर के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर ना हो। जैसे देखिए 2 नंबर है ना यहाँ पे दशमलव के बाद, एक के ऊपर रेकरिंग है और एक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, और हमेशा दशमलव के बाद ही रेकरिंग आपका यूज होता है। तो इसको सोल्व करने का तरीका है कि पूरा को संख्या मानेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा आपका 16। इसमें से उसको घटा लेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो एक के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो एक घटा लेंगे, ठीक है। अब बट्टा में रेकरिंग हटाने का तरीका है, बट्टा में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा उतना 9 और जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0। तो 16 में से 1 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 15। तो 15/90 किसका वैल्यू होगा, 15/90 आपका 0.16 के ऊपर जो बार का चिन्ह है इसका वैल्यू हो जाएगा। क्या करना है, रिपीट कर रहे हैं, फिर से समझिएगा। जब कुछ के ऊपर रेकरिंग और कुछ के ऊपर रेकरिंग ना हो तो क्या करेंगे, पूरा को संख्या मानेंगे। इसमें से उसको घटा लेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा। तो एक के ऊपर नहीं है तो एक को घटा लिए। बट्टा में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा उतना 9 और जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0। तो एक के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9, एक के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 1 0। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान आपका कितना हो जाएगा, 15/90 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा, प्लस है तो प्लस, जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो यह आपका 14/90 हो जाएगा। 14/90 कैसे होगा, पूरा को संख्या मानिएगा तो 15, एक के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 1 घटाइएगा तो 14, बट्टा में एक के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9, एक के ऊपर नहीं है तो 1 0, माइनस इसका जब आप तोड़िएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12/90। 12/90 कैसे आएगा इसको भी समझ लीजिए। 0.13 है ना, 13 इसके ऊपर यह सिंबल है, कुछ के ऊपर रेकरिंग है कुछ के ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे, पूरा को संख्या मानेंगे। उसको घटा लीजिए जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, एक के ऊपर नहीं है तो 1 घटा लिए। अब एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 और एक के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 1 0। 13 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 12/90 हो जाएगा। अब जब सबके बट्टा में 90 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका 90 हो जाएगा। एलसीएम 90 हो गया। जब एलसीएम 90 है, सबके बट्टा में सेम चीज़ है, तो ऊपर वाले का कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 15 + 14 29, 29 में से 12 माइनस करेंगे 17, तो 17/90 यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर रेकरिंग का कॉन्सेप्ट आपके पास है तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रेकरिंग वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के रेकरिंग के कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। 20 से 25 मिनट का वीडियो है जिसमें कंप्लीट रेकरिंग जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। उस वीडियो को देखने के बाद रेकरिंग का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एज का यह क्वेश्चन है।
बोला है 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्री की आयु की 6 गुनी। पिता की जो आयु है यानी फादर का जो एज है वह सन की एज का क्या बोला है, 6 गुना बोला है। यानी कि सन का एज जो है पुत्री बोला है ना, पिता की आयु जो है वो डॉटर की आयु का 6 गुना हो जाएगा। यानी पिता की आयु देख लीजिए, पुत्री की आयु का 6 गुना, तो पुत्री की आयु 1 तो पिता की आयु 6, और ऐसा कब था, 6 वर्ष पूर्व। यह जो डाटा आप देख रहे हैं ना, यह 6 साल पहले का है, 6 वर्ष पूर्व का है। आगे देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला। अब बोला है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की तिगुनी। पिता की आयु जो है पुत्री की आयु की तिगुनी, यानी पुत्री का आयु 1 तो पिता का आयु 3 हो जाएगा, और ऐसा कब होगा, 3 वर्ष के बाद। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन भी अब आपका रिपीट होने लगा है। पिता और पुत्री के 2 अलग अलग समय के आयु का अनुपात दिया है, एक तो दिया है आपका 6 साल पहले का और दूसरा दिया है 3 साल बाद का। तो देखिए 6 साल पहले और 3 साल बाद की आयु में अंतर हो जाएगा 9 वर्ष का। किसी भी व्यक्ति का ले लीजिए, 6 साल पहले की आयु और 3 साल बाद की आयु में अंतर कितने साल का, 9 साल का। तो यहाँ जो दोनों के आयु में अंतर है वह कितने वर्ष का हो जाएगा, 6 और 3 9 वर्ष का। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि 2 अलग अलग समय के आयु का अनुपात दे रखा हो, एक पहले का एक बाद का, या दोनों बाद का या दोनों पहले का, 2 अलग अलग समय के आयु का अनुपात दे रखा हो, तो पहला काम हमारा यह होता है कि इसको बैलेंस करें। बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाला में गुना, और नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाला में गुना। तो देखिए 6 और 1 में कितना का अंतर है, 5 का, तो इसमें हम गुना कर देंगे 5 से, ठीक है। और 3 और 1 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, तो इसमें हम गुना कर देंगे 2 से। ध्यान रखिएगा क्या करना है आपको, ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर, अनुपातिक अंतर मतलब इस दोनों में अंतर कितना का है, 6 और 1 में 5 का, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, और इसके अनुपातिक अंतर से ऊपर वाला में गुना। इससे क्या होता है, रेशियो आपका बैलेंस हो जाता है। करिए गुना, 2 से गुना करिएगा 6 दूना हो जाएगा 12, और यहाँ से देखिए 2 से गुना करिएगा 2 हो जाएगा। जो कट गया वह वैल्यू नहीं है, 6 साल पहले का आयु अब 12:2 हो गया। 5 से गुना करिए इसमें तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब रेशियो बैलेंस हो गया, रेशियो बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करिए, पिता या पुत्र किसी का ले लीजिए, 6 साल पहले और 3 साल बाद की आयु में अनुपात में कितना का अंतर, 12 से 15 हो गया, 3 का अंतर। पुत्री का भी देख लीजिए, पहले वाला आयु और बाद वाला आयु में 2 से 5 हो गया, 3 का अंतर। तो हम पिता का ले या पुत्री का ले, प्रत्येक के 6 साल पहले, यह आयु कब का है, 6 साल पहले का, और यह 3 साल बाद का, तो 6 साल पहले और 3 साल बाद की आयु में अनुपात 3 का अंतर। जबकि 6 साल पहले और 3 साल बाद की आयु में अंतर कितने साल का हो जाएगा, 9 साल का होगा। तो 3 का मान हो गया यहाँ पे 9 वर्ष। तो जब अनुपात 3 का मान 9 वर्ष के बराबर, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 से काटिए इसको, 3 3 9, अनुपात 1 का मान 3 वर्ष हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है पुत्री की वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान आयु कहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए पुत्री की आयु निकालना है तो पुत्री की आयु हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इससे निकालते हैं। देखिए अनुपात 1 का मान 5 है, तो अनुपात 1 का मान 3 है, तो 5 का मान 5 गुना 3 यानी कि 15 वर्ष हो जाएगा। तो 15 वर्ष जो आपका यहाँ से पुत्री का आयु निकला वह कब का निकला है, यह रेशियो 3 साल बाद का है। तो 3 साल बाद पुत्री 15 वर्ष की हो जाएगी, तो अभी पुत्री का आयु क्या होगा, 12 साल होगा। 3 साल बाद ना 15 साल की होगी, तो अभी तो 12 साल की ही होगी। हम लोग पुत्री का आयु यहाँ से निकाले हैं, उसके जगह यहाँ से भी तो निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का मान 3, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ से जो एज निकलेगा वह कब का निकलेगा, 6 साल पहले का। तो 6 साल पहले पुत्री का आयु 6 साल था, 6 साल पहले 6 साल, तो अभी कितना साल हो जाएगा आपका, 12 साल। तो दोनों में से कहीं से भी अपने क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। मेन यह था इसको संतुलित करके फिर इसको तुलना करना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। पहली चीज़, जो नंबर 4 से विभाज्य होगा वह तो 2 से विभाज्य होगा ही, यानी हमें यह खोजना है कि 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों का ऐसा कितना संख्या है जो 4 से कटेगा। तो 2 अंक का संख्या शुरू कहाँ से होता है, शुरू होता है 10 से, और ख़त्म कहाँ पे होता है, ख़त्म होता है 99 पे। तो सवाल यह है कि 10 से लेकर के 99 तक में 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। सवाल आपका क्या है,
सवाल यही है 10 से लेकर के 99 तक में 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं। आप बोलोगे कि सर सवाल तो कुछ और है, 2 अंकों वाला पूछा है। तो भाई 2 अंक का संख्या शुरू कहाँ से होता है, 10 से, और ख़त्म कहाँ पे होता है, 99 पे होता है। तो 10 से लेकर के 99 तक हो गया। अगर बोलता 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या, तो 3 अंक का संख्या शुरू कहाँ से होता है सर, 3 अंक का संख्या शुरू होता है 100 से और ख़त्म कहाँ पे होता है 999। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता, 100 से लेकर के 999 तक। ठीक है, इस बार सवाल क्या है, 10 से लेकर 999 तक में 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो जब भी इस तरीके से 2 रेंज दिया जाए तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक भाषा को देखते हैं कि यहाँ जो है तक है कि बीच है। अगर तक है ना तो इस दोनों रेंज में से पहले वाला में से एक कम कर लेते हैं। तो 10 है तो 10 के बदले 9 ले लेंगे और बाद वाला जो रेंज है वह वैसे ही रहेगा। रिपीट करेंगे, समझ लीजिएगा फिर से इसको। जब तक बोलेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि यहाँ से यहाँ तक या इसके और इसके बीच, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक भाषा देखना पड़ेगा कि तक बोला है कि बीच बोला है। तक रहने पर इन दोनों रेंज में से पहले वाला में से एक कम कर लेंगे और बीच रहने पर बाद वाला में से एक कम। इस बार तक बोला है तो पहले वाला में से एक कम कर लिए। और 4 से कटने वाली संख्या निकालना है तो यहाँ भी बट्टा में 4 लिखेंगे, यहाँ भी बट्टा में 4 लिखेंगे और इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस करने का मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू हमेशा इस तरफ होगा, इसमें से इसको घटाइएगा। 4 से काटिए, 4 दूना 8, पॉइंट में नहीं जाना है। ठीक है, 2 दशमलव समथिंग होगा तो पॉइंट में नहीं जाना है क्योंकि हम लोग संख्या काउंट कर रहे हैं। इसको काटिए, 4 से 4 दूना 8, 1 बचेगा 19, 4 चौके 16। यहाँ पे आया 24, 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 22 हो जाएगा। विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग ले लेते कि 15 और 40 के बीच, क्या क्वेश्चन ले लेते, 15 और 40 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 से विभाज्य है। तो बीच बोला गया है ना, तो पहले वाला तो वैसे ही रहेगा, बीच रहने पर बाद वाला में से एक कम, यानी इसके जगह क्या लेंगे 39 ले लेंगे। और 4 से कटने वाली तो यहाँ भी बट्टा में 4 लिखेंगे, 4 से कटने वाली तो यहाँ भी बट्टा में 4 लिखेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सवाल यह होता कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है। तो 3 अंक का संख्या शुरू कहाँ से हुआ, 100 से, खत्म कहाँ पे होगा 999। तो 100 से 999 तक क्वेश्चन हो गया। तो तक बोला है तो पहले वाला में से एक कम यानी कि 99 और बाद वाला सेम रहेगा। 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो यहाँ भी बट्टा में 4, यहाँ भी बट्टा में 4। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए हमारा एक बैच चल रहा है आपका मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन के ऊपर, मैथ्स वाटिका 2.0। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारी पेड कोर्सेज को आप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको मैथ फाउंडेशन, रीजनिंग फाउंडेशन, इसके अलावा एलपी टेक्नीशियन का मास्टर बैच और साथ ही साथ एक नया बैच हमने स्टार्ट किया है ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि मैथमेटिक्स के लिए ही है। इसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर केवल एकमात्र मैथ का कोर्स आप करना चाहते हैं तो वह कोर्स आपका ब्रह्मास्त्र है। इस कोर्स का कंप्लीट फी जो है वो आपका 399 रुपये है, जिसके अंदर पीछे जो आपका मैथ फाउंडेशन बैच चल रहा था उसका सब्सक्रिप्शन जो है फ्री में मिलता है। यानी कि 399 रुपये में पुराना एक बैच आपको फ्री में और साथ ही साथ एक ब्रह्मास्त्र बैच भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस बैच के अंदर हम सारे लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो भी 2022 और 23 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है डिफरेंट एग्जामों में, उसके क्वेश्चन को चैप्टर वाइज और टाइप वाइज यहाँ पर आपको कराया गया है। PDF भी आपको बोर्ड वाला देखने को इस बैच के अंदर मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला यदि द्विघात समीकरण 5x² + bx + 4 = 0 के मूलों का योग 9 है तो b का मान क्या होगा। भाई मूलों का योग क्या होता है सर, मूलों का योग होता है -b/a। तो a का मान बताइए तो क्या होगा 5 होगा, b का मान b होगा और c का मान 4। मूलों का योग क्या होगा इस इक्वेशन का -b/a। a के जगह 5, b के जगह क्या होगा आपका b ही दे रखा है इस बार, तो b के जगह b, जो x के गुना में होगा वही तो b का मान। तो -b/a हो गया मूलों का योगफल, जबकि यहाँ पे दे कितना रखा है 9 दे रखा है। तो -b का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंचे 45 हो जाएगा। जब -b का मान 45 है तो b का मान कितना माइनस का आपका 45 हो जाएगा। -b का मान अगर 45 है तो b का मान -45 हो जाएगा। बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो इधर भी चिन्ह बदल दिए तो इधर भी चिन्ह बदलेगा। b माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ई प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि -x का मान 13 है तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान आपका -13 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आया है, -b का मान 45 तो b का मान कितना हो जाएगा -45। विकल्प डी आंसर। आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या बोला है, x 2 होने पर 5 + x 2x + 7 6x + 9 और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x 2 है तो 5 + x, इसका मान कितना हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा।
यहाँ देखिए 2x + 7, तो x के जगह 2 लेना है, तो 2 दूना 4 और 7 कितना 11। तीसरा अंक देखिए कितना होगा, x के जगह 2 लेना है, तो 6 दूना 12 और 9 कितना होगा 21। और चौथा संख्या क्या है y। बोला क्या गया है कि यह चारों समानुपात में है। समानुपात में होने का मतलब है पहला बट्टा दूसरा बराबर तीसरा बट्टा चौथा। पहला बट्टा दूसरा बराबर तीसरा बट्टा क्या होगा, चौथा होगा। समानुपात का यही मतलब होता है। सोल्व कर लीजिए, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल, तो 7 या 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 या 33। आंसर आपका इस क्वेश्चन का यही हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी समानुपात में, अगर ABCD समानुपात में, इसका मतलब A/B बराबर C/D। समानुपात को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अगर दो अनुपात बराबर हो गया ना, जैसे A/B है और C/D है, यही दोनों अगर बराबर हो गया तो यही समानुपात कहलाएगा। तो A/B के लिए हम क्या लिखेंगे A/B, और C/D के लिए C/D, देखिए बराबर है। तो उसी तरह से 4 नंबर यहाँ दिया गया है, तो चारों को हम इसी प्रकार से बराबर कर देंगे। पहला बट्टा दूसरा बराबर तीसरा बट्टा चौथा कर दिए, यह समानुपात हो गया। सोल्व करके हम लोग y का मान निकाल लिए। अगला देखिए, यह सवाल आपका टाइम एंड वर्क से अल्टरनेट वाला है। बोला है A एक साड़ी को 11 दिन में, B 20 दिन में और C 55 दिन में। A एक साड़ी को 11 दिनों में बना सकता है, ठीक है। 20 को बना सकता है, पेंट कर सकता है 20 दिनों में, और C इस साड़ी को पेंट कर सकता है 55 दिनों में। यानी साड़ी पेंट करना ही यहाँ पे काम है। एक साड़ी को A पेंट कर सकता है 11 दिन, B 20 दिन, C 55 दिन। यानी एक काम को A अगर 11 दिन में, तो B 20 दिन में, और C करेगा कितने दिन में 55 दिन में। पहला काम तो आपको यही करना है कि टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालिए, कैसे निकलेगा, सभी का LCM। तो 11, 20 और 55 का LCM हो जाएगा 220। सबसे बड़का को पकड़ते हैं और इसका पहाड़ा तब तक पढ़ते हैं जब तक छोटका दोनों ना काटे। तो 11, 20 और 55 का LCM कितना 220, यह हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क में एक डे से भाग करिएगा, एक दिन का काम। तो 220 में 11 से भाग करिए, 11 दूना 22, 20 हो जाएगा। 220 में 20 से भाग करिए, 11 दूना 22, 11 हो जाएगा। और 220 में 55 से भाग करिए, 55 चौके 220, 4 हो जाएगा। इससे क्या निकला, सभी वर्कर के एक दिन का काम। A के 1 दिन का काम, B के 1 दिन का काम, C के 1 दिन का काम। टोटल वर्क 220। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, सभी वर्कर के डे का LCM। जितना भी वर्कर है सबके डे का LCM। अब आइए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करें और कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर B, देखिए प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर B द्वारा A की सहायता की जाती है। देखो काम कौन कर रहा है, A कर रहा है, काम की पूरी जिम्मेवारी A के पास है। लेकिन B से सहायता कब मिलता है, विषम संख्या वाले दिन। विषम संख्या वाले दिन यानी कि पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन, 9वां दिन, 11वां दिन, इन दिनों पे मदद कौन करता है, B मदद करता है। किसको, A को। और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन, सम संख्या वाले दिन कौन मदद करता है, C मदद करता है A को। इसका मतलब हुआ कि पहला दिन A के साथ काम करने के लिए B आ जाएगा, और दूसरा दिन A के साथ काम करने के लिए C आ जाएगा। समझ पा रहे इस बात को। सम संख्या वाले दिन C द्वारा A को सहायता मिलता है, यानी काम A रोज करेगा, विषम संख्या में उसको B सहायता करेगा, और सम संख्या वाले दिन में उसको C सहायता करेगा। सम संख्या वाले दिन कहने का मतलब दूसरा दिन, चौथा दिन, छठा दिन C मदद करता है, और A जो है वह पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, इस तरीके से। इसका मतलब यह हुआ कि A और B, A जो है वह काम करता है और B और C उसको अल्टरनेटली हेल्प करता है। अल्टरनेटली कहने का मतलब एक दिन बीच करके बारी बारी से, एक दिन B और एक दिन C। और इसी क्रम में अगर काम होता रहे, फिर तीसरा दिन का वर्कर A और B, फिर चौथा दिन का वर्कर A और C, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दिन का काम निकालेंगे। 2 दिन का ही काम क्यों निकालेंगे, क्योंकि यही साइकिल तो आपका आगे भी चलेगा, ABAC। तो पहला दिन देखिए A और B काम करता है, तो A और B कितना काम करेगा, A 20 और B 11, तो 11 और 20 कितना 31। पहला दिन 31 यूनिट काम होगा। दूसरा दिन A और C, तो A करता है एक दिन में 20 और यह 4, तो 20 और 4 24 यूनिट काम दूसरा दिन हो जाएगा। तो देखिए, तो 31 और 24 कितना हो गया 55, तो 55 यूनिट काम कितने दिन में, 1 और 1 2, तो 2 दिन का काम यहाँ पे क्लियर हो गया कि सर 2 दिन में ना 55 यूनिट काम इस तरीके से होगा। किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे बोला गया है, पहला दिन A और B, दूसरा दिन A और C, ऐसे अगर काम करे तो। अब काम के करीब पहुँचिए। 2 दिन का तो काम पता चल गया 55 यूनिट। 55 में कितना से गुना करेंगे कि 220 हो जाएगा, 4 से। 55 चौके 220।
तो अब 4 गुना काम हमें लेना है तो समय भी तो 4 गुना लगेगा ना। तो 2 चौके कितना 8 दिन, तो 8 दिनों में पूरा का पूरा आपका 220 यूनिट काम, देखिए 55 चौके 220 यूनिट काम हो जाएगा। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क में बहुत ही मज़ेदार टाइप होता है, पीछे हम पढ़ा रखे हैं, आप जा करके सर्च करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ पे बोला है वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसके मरम्मत पर क्रयमूल्य के 10% के बराबर खर्च किया। हम मान लेते हैं कि पुराना स्कूटर 100 रुपये में खरीदा, अब 10% खर्च कर दिया, मतलब कि 110% टोटल इसका लागत हो गया। कीमत इसका 10% बढ़ जाएगा ना, क्रयमूल्य के 10% के बराबर खर्च किया। कहने का मतलब कि पहले अगर 100 रुपया में खरीदा था तो इसका 10% यानी कि 10 रुपया और लगा दिया, तो कुल कितना लगा दिया 110। पहले कितना कीमत था 100, तो अब इसका कीमत क्रयमूल्य के 110% यानी 110/100 के बराबर हो गया। उसने एक स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा। यदि 20% का लाभ, देखिए लाभ कितना हुआ है 20% का, किसके क्रयमूल्य के ही, तो क्रयमूल्य के 20% यानी कि 20/100 इतना लाभ हुआ है, जबकि लाभ का राशि दे रखा है क्वेश्चन में कितना 2200। बस इसको सोल्व करिए, यहाँ से क्रयमूल्य आपका निकल जाएगा। यहाँ देखिए 11 दूना 22, इससे पूरा कैंसिल। एक्स का मान देखिए क्या होगा 100 गुने 100 10,000, 10,000 ही आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक है, एक से 10,000 में गुना करेंगे 10,000 ही रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं ना। एक्स क्या माने थे, एक्स क्रयमूल्य माने थे। पूछा क्या है हम लोगों से, उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया, मरम्मत पे कितना खर्च किया था, क्रयमूल्य का 10%, तो क्रयमूल्य आपका 10,000 आ गया, तो इसका अब निकाल देना है 10% यानी कि 10/100, इतना ही मरम्मत पे खर्च किया था। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और कैंसिल, यानी कि मरम्मत का खर्च कितना हो जाएगा इसका 1000 रुपये। तो आंसर विकल्प बी। पहले क्रयमूल्य निकाल लिए, फिर उसके बाद हम लोग मरम्मत पे खर्च निकाल लिए। क्रयमूल्य का 10%, तो क्रयमूल्य अगर आपका 10,000 है तो उसका 10% कितना होगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ऐसा क्वेश्चन जो है हर सेट में आपका रिपीट कर रहा है, समझिएगा बोला क्या है। यदि संख्या यहाँ जो दे रखा है उसके प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए, जितने भी विषम अंक है, जितने भी और डिजिट है उसमें से क्या करना है 2 आपको घटा लेना है, और सम अंक में 1 जोड़ा जाए, और जितना भी इवन दिख रहा है ना उसमें आपको 1 जोड़ देना है। यही क्वेश्चन का कंडीशन है, जितना भी विषम है उसमें से 2 घटा लेना है और सम में 1 जोड़ देना है। इस प्रकार बनी नई संख्या में कितना अंक 1 से अधिक बार आएगा, कितना अंक ऐसा है जो 1 से अधिक बार आएगा। पहले यह करिए जो कंडीशन दे रखा है। विषम अगर है तो उसमें 2 घटा लीजिएगा, सम है तो 1 जोड़िएगा। तो देखिए सबसे पहला अंक देखिए इसका 8 सम है, तो सम है तो 1 जोड़ लीजिए 9 हो जाएगा। दूसरा अंक 3 विषम है तो 2 घटा लीजिए, 3 में से 2 घटाइए 1 हो जाएगा। 2 सम है, सम में 1 जोड़िए तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 5 विषम है, विषम में से 2 घटा लीजिए तो 3 हो जाएगा। 2 सम है तो सम में 1 जोड़ेंगे तो यह आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 देख लीजिए, विषम है, विषम में से 2 घटा लीजिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 सम है, सम में 1 जोड़ लेंगे कितना होगा 7 होगा। 9 विषम है, विषम में 2 घटाइए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चेक कर लीजिएगा इसको अच्छे से। विषम में से 2 घटाना है और सम में 1 जोड़ना है। जो भी विषम है उसमें से क्या करना है, विषम में से 2 घटाना है, सम में 1 जोड़ना है। तो सम में 1 जोड़ लिए, विषम में से 2 घटा लिए। ठीक है, सम में 1 जोड़ लिए, विषम में से 2 घटा लिए, सम में 1 जोड़ लिए, विषम में से 2 घटा लिए, सम में 1 जोड़ लिए, विषम में से 2 घटा लिए। पूछा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में कितना अंक 1 से अधिक बार, 1 से अधिक बार देखिए तो क्या 9 1 से अधिक बार आया है, नहीं। 1 आया है, नहीं। 3 आपका 1 से अधिक बार आया और 7 1 से अधिक बार आया। तो ऐसा कुल मिला के 2 अंक है जो 1 से अधिक बार आया। यही पूछा था कि कितना ऐसा अंक है जो 1 से ज़्यादा बार आया। तो ऐसा अंक 3 है, 3 1 से ज़्यादा बार आया है और 7 भी 1 से ज़्यादा बार आया है, यानी कि ऐसा कुल मिला के 2 अंक है जो 1 से ज़्यादा बार आया है। आगे चलिए, अगला नंबर 10 क्वेश्चन बोला है राम की आयु 55 वर्ष और सोम की आयु 25 वर्ष। बोला है कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की तिगुनी, कितना साल पहले, यही तो पूछा है। कितना साल पहले जो है वह राम की आयु सोम की आयु की तिगुनी। नहीं पता है तो हम मान लेते हैं x वर्ष पहले। तो अभी सोम का आयु 25 वर्ष है, तो x साल पहले इसका आयु कितना होगा 25 माइनस x। ठीक है, और अभी राम का आयु कितना है 55 साल है, तो x वर्ष पहले कितना रहा होगा 55 माइनस x। हम क्या माने हैं यहाँ पे कि माना कि x वर्ष पहले जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को x माने हैं। पूछा क्या है कि कितना साल पहले राम की आयु सोम की आयु की तिगुनी।
तो हम मान लिए x वर्ष पहले, तो x वर्ष पहले राम की आयु कितना हो जाएगा 55 माइनस x। 1 साल पहले तो 55 माइनस 1, 2 साल पहले तो 55 माइनस 2, 1 साल पहले तो 55 माइनस x, और x वर्ष पहले सोम की आयु इतना। सोम की आयु जो है वह तिगुना है किसकी आयु के, राम की आयु के। ठीक है, यही तो हमें बताना था, कितना साल पहले, तो हम x वर्ष पहले मान लिए, तो x वर्ष पहले सोम की आयु का तिगुना किसका आयु, राम का आयु। सोल्व करिए, 25 तिया हो जाएगा 75 माइनस x से 3 में गुना करिएगा 3x बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 55 माइनस x। 55 इधर आके 75 में से घटेगा, कितना हो जाएगा आपका 20 बराबर माइनस 3x इधर आएगा तो प्लस 3x, माइनस x प्लस 3x 2x हो जाएगा। एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा, चिन्ह बरका का -3 है ना, इधर आएगा तो प्लस 3x, तो 3x में से x घटाइएगा 2x हो जाएगा। 2 से काट लीजिए, 2 दहाई 20 हो जाएगा, 10 बराबर x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x का वैल्यू 10 आ गया। विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हम चाहे तो दूसरा तरीका ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे, जिस ऑप्शन को घटाने पर राम का आयु सोम के आयु का तिगुना हो जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बारी बारी से सभी ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेंगे। आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या है, इस ग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ बोला है कि निम्नांकित ग्राफ और तालिका 5 अलग अलग विषय अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी में उत्तीर्ण लड़का और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यही तो है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों के संख्या का अनुपात। देखिए, उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों के संख्या का अनुपात किस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, भौतिक में, रसायन में और गणित, भौतिक में, रसायन में और जीव विज्ञान में। लड़का को नहीं देखना है, लड़कियों के संख्या का अनुपात। तो लड़कियां कितनी हैं जो भौतिकी में पास की है, फिजिक्स में पास की है, 135। ठीक है, कितनी लड़कियां हैं जो रसायन विज्ञान में पास की है, 195, और जीव विज्ञान में पास करने वाली लड़कियों का संख्या 165। इसी का क्या निकालना है, इसी का निकालना है अनुपात। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में पास होने वाली लड़कियों की संख्या का अनुपात, केवल लड़की का संख्या लेना है, वो भी भौतिक में, रसायन में और जीव विज्ञान में जो पास की है, और उसका अनुपात निकालना है। निकाल दीजिए। अनुपात का मतलब वैल्यू अगर छोटा होने वाला है तो छोटा करिए, तो सभी वैल्यू आपका 15 से कटेगा, देख के लग रहा है। 5 से भी कट रहा है, 5 से 8 और 1 9, यानी 3 से भी कट रहा है। तो 15 से काटिए, 15 9 135 हो जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 1 बचेगा, 15 एकम 15, यानी कि 9 13 11, 9 13 11, विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से ग्राफ को देखना है, फिर इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन सोल्व कर देना है। यहाँ देखिए क्या बोला है, 18.5 सेंटीमीटर गुना 12.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर विमाव वाले घनाभ के सभी सतह को पेंट किया जाना है। तो पेंट किया जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण भाग का को बाहर से पेंट करिएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसी भी घनाभ का 2 × LB, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई प्लस BH प्लस LH, LB प्लस BH प्लस LH। यहाँ पे देखिए L का वैल्यू कितना है, 18.5 है। जो पहला वैल्यू होगा वह L का, जब गुना के रूप में दे। जो दूसरा वैल्यू होगा वह आपका B का, और जो तीसरा वैल्यू होता है वह किसका होता है, H का। तो इस फॉर्मूला के ऊपर लेके आइए 2 × LB, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है 18.5 गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका 12.5। ठीक है, चलिए आगे चलिए। प्लस BH, B के जगह 12.5 और H के जगह कितना 10, प्लस LH, तो L के जगह 18.5 और H के जगह 10, 18.5 गुना 10। देखिएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 2 को तो आप अपने जगह पे रहने दीजिए, अंदर वाला का कैलकुलेशन करिए। सबसे पहले देखिए, बाकी दोनों को तो गुना करना आसान है, 18.5 गुने 12.5 केवल आपको करना होगा। यह हो जाएगा आपका इस दोनों का गुणनफल 231.5। इसको आप गुना कर लीजिएगा अलग, इस दोनों को 18.5 में 12.5 से गुना करिएगा। प्लस यहाँ देखिए 10 से गुना करने का मतलब अगर 0.1 अंक के बाद है तो वह खत्म हो जाएगा। 1250 होगा 0.1 अंक के बाद तो 125। उसी प्रकार से 10 से गुना करना है तो 150 ही हो जाएगा। सभी वैल्यू को आपस में आपको यहाँ पे जो यह वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 31.25, 31 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब जब सबको कैलकुलेट करके गुना करिएगा तो आंसर आपका यह वाला विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हो रहा था, चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए।
बोला है 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दे रखा है? 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर कर लिए, 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 9 36, 49 गुना √3 यानी कि 49√3, विकल्प सी आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड आपका मेंसुरेशन होता है। अगला देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 7, लघुत्तम 434, एक संख्या 14 तो दूसरी संख्या। देखिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF और LCM का जो गुणनफल होता है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कोई दो संख्या लीजिए, उसके HCF और LCM का जो गुणनफल होगा ना वह उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा जिनका HCF और LCM निकाले हैं। तो यहाँ बोला है कि HCF है 7, रख दीजिए HCF के स्थान पर, LCM है 434। ठीक है भाई, पहली संख्या कितना दिया है? पहली संख्या दिया है 14, पूछा है दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी को हम लोग x मान लिए, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। काटिए, अगर वैल्यू कटने वाला है तो 7 से काटेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सते 14, 217 किसका वैल्यू आ गया? x का वैल्यू आ गया। x क्या माने थे? दूसरी संख्या, तो आंसर आपका विकल्प सी 217 हो जाएगा। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि LCM और HCF के गुणनफल में पहली संख्या से भाग करेंगे दूसरी संख्या, तो 7 गुना 434/14 सीधे करते दूसरा संख्या निकल जाता। दो संख्याओं के गुणनफल में अगर LCM से भाग करेंगे तो HCF और HCF से भाग करेंगे तो LCM। सीधी सी बात है कि HCF और LCM का गुणनफल जब दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है तो दोनों के गुणनफल में HCF गुना में है, भाग करिए, HCF से भाग करेंगे LCM निकलेगा और LCM से भाग करेंगे HCF निकलेगा। उसी प्रकार से दोनों संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या से भाग करेंगे तो दूसरा संख्या भी आपका निकल जाएगा। इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। भाई 14% की हानि पर यानी 100 - 14 कितना % में बेच देता है? 86% में बेच देता है। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दे, विक्रय मूल्य को रुपया में कितना बढ़ा दे? 100 रुपये की वृद्धि कर दे तो 6% का लाभ। भाई 6% का लाभ कब होगा? जब वस्तु को 106% में, वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग कितना मान के चलते हैं? 100% मान के चलते हैं। 100 से कम में बेचेंगे तो हानि, ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ। तो बोला 14% की हानि पर बेचता है यानी कि 86% में पहले बेचा, और फिर बोला कि विक्रय मूल्य को रुपया के रूप में 100 रुपया बढ़ाने पर 6% का लाभ। तो 6% का लाभ यानी कि 106% में बेचेगा। तो प्रतिशत में देखिए तो विक्रय मूल्य में वृद्धि कितना का हुआ है? 86 से 106 हो गया, 20% का। परसेंटेज में 20% का वृद्धि हुआ और वास्तव में 100 रुपया। इसका मतलब ये 100 रुपया जो है वह 20% का मान है। तो 20 से भाग करिए 1% का मान, हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी 100% का मान, तो 100 से गुना, काटे इसको, 20 पंचे 100, 100 गुना 5 कितना हो जाएगा? 100 गुना 5 500 हो जाएगा। 500 रुपये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। डायरेक्ट इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 14% की हानि से 6% का लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य को हम बढ़ाएंगे 20%। तो परसेंटेज में विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि, जबकि रुपए के रूप में विक्रय मूल्य में वृद्धि कितना का? 100 रुपया का। तो दोनों विक्रय मूल्य में ही वृद्धि है इसलिए दोनों बराबर। तो 20% का मान 100 रुपये। हमें क्या बताना है? हमें 100% का मान, क्रय मूल्य चाहिए 100% का मान। कैसे निकालेंगे? देखिए 100 20 गुना में इधर आएगा तो भाग में, और 100% 1% का मान, और 100% का मान चाहिए तो 100 से गुना। यही चीज़ यहाँ पे किया गया है। डायरेक्ट इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जो मान होगा उसको ऊपर रखिएगा और जितने प्रतिशत का यह मान है उससे भाग करिएगा। इससे 1% का मान निकलता है और जितना का मान पूछेगा उससे आपको क्या कर लेना है? गुना कर लेना है। तो बड़े आराम से सिर्फ क्वेश्चन को देख करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। हानि और लाभ रहेगा 2 रंग तो सीधे जोड़ लीजिएगा, और अगर 1 रंग रहेगा तो घटा लेंगे। जैसे अगर बोला जाए कि पहले 10% का लाभ होता है तो 110% हो जाएगा विक्रय मूल्य, और फिर 12% का लाभ होता है तो 112% विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो जब दोनों बार लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में अंतर घटा करके निकालिएगा। पहले 10% लाभ फिर 12% लाभ, तो विक्रय मूल्य में अंतर 2% का। यहाँ से भी देख लीजिए 2% का। लेकिन बोला जाए 10% की पहले हानि होती है फिर 10% का लाभ होता है, तो फिर विक्रय मूल्य को पूरा 20% आपका बढ़ाना पड़ेगा। 2 रंग रहेगा तो परसेंटेज अंतर जोड़ करके, और 1 रंग रहने पर परसेंटेज अंतर घटा करके निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस सेट के बाकी बचे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।